ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना पांडु। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ये पांडु जो टॉपिक है ये बड़ा 10 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता। अगर यहाँ से पूछा गया तो 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। बहुत जाना पहचाना टॉपिक होगा आपका, बहुत बार पढ़ा भी होगा आपने। चलिए फिर से एक बार बात करते हैं पांडु की। सबसे पहले इसकी निरुक्ति की बात करते हैं। पांडु क्या है, इसकी निरुक्ति कैसे बताई गई है। पड़ी नाशने धातु में कु प्रत्यय लगने से पांडु बना। तो आपको याद रहता है तो ठीक, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं भी याद रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि इसकी निरुक्ति आपसे एग्जाम में अलग से नहीं पूछी जाएगी। तो अगर रट सकते हो तो याद रख लेना, पड़ी नाशने धातु में कु प्रत्यय लगा, पांडु बन गया। अब आपको कौन सा प्रत्यय लगा, कौन सा हटा, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये वाला आपको याद रखना है, पांडुस्तु पीत भागार्थ केतकी धूल सन्निभम। यानी कि केतकी की धूली के समान सफेदी लिए हुए जो पीलापन होता है, वैसा ही पांडु रोग के अंदर शरीर का वर्ण हो जाता है। केतकी प्लांट है, उसकी धूली और रज के समान एक वो पीले वर्ण का सफेदी मतलब पीला होता है, लेकिन व्हाइटिश येलो कह सकते हो, ये येलोइश व्हाइट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप। उसके अकॉर्डिंग जो स्किन है उसका कलर हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, पांडु बोला गया है। फिर है इसकी डेफिनेशन। जिस रोग में बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। जिस रोग में रोगी की त्वचा का वर्ण कैसा हो जाए, श्वेत पीत हो जाता है, उसे हम पांडु कहते हैं। क्या? पेलोर इज पेलनेस ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो आईज की हो, माउथ की हो, है ना, और पूरा स्किन का कलर वो कैसा हो जाए, पेल हो जाए, वो रोग कौन सा कहलाता है, पांडु या एनीमिया आप उसको कह सकते हो। फिर बात कर रहे हैं हम इसके निदान की। बहुत सिंपल से इसके निदान है, कोई ज़्यादा वैसा नहीं है। और निदान तो आपको अलग से किसी के पढ़ने भी नहीं है, अपने अकॉर्डिंग लिख के आने हैं, क्योंकि सबके निदान सेम ही होते हैं। वही तीक्ष्ण, उष्ण, आहार, विहार, अध्यशन, समसन, विषमासन, वही सब चलता है सब में, ना। तो आपको निदान पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा यहाँ से पूर्ण रूप में पहुंचना है हर टॉपिक में। जो स्पेसिफिक होंगे वो आपको बता दिया जाएगा। तो निदान क्या है इसके, आहारज निदान की बात करें तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पांडु जो है वो पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि है। ठीक है, कौन सा है, पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि है। तो आपको सारे निदान वो सेवन करने हैं पांडु कराने के लिए जो पित्तवर्धक हो। तो पित्तवर्धक ही निदान हम यहाँ पे लिख के आएंगे। अम्ल, लवण, क्षार, अति उष्ण पदार्थों का सेवन क्या करेगा, पित्त को बढ़ाएगा। निष्पाप माश पिन्या का तिल तेल निषेवनात्। ये लाइन बहुत फेमस है, आपने थर्ड ईयर में भी पढ़ी होगी। ये लाइन पांडु के अंदर भी आती है और ये लाइन हिक्का श्वास के अंदर भी आती है। हिक्का श्वास का भी सेम निदान है और पांडु का भी सेम निदान है। निष्पाप माश पिन्या का तिल तेल निषेवनात्। तो याद है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। तो तिल के तेल का सेवन करते हैं जो लोग, पिन्याक या खली का सेवन करते हैं, निष्पाप जो मटर का सेवन ज्यादा करते हैं, मांस जो उड़द का सेवन ज्यादा करते हैं, उन व्यक्ति को पांडु रोग होता है। क्योंकि ये सारे के सारे कैसी प्रॉपर्टी के होते हैं, उष्ण प्रॉपर्टी के होते हैं और पित्त को इंक्रीज कर देंगे। वहीं तीक्ष्ण विरुद्ध असात्विक भोजन के सेवन से अति मध्य मत्स्य व स्नेह का विभ्रंश हो जाए, यानी कि स्नेह का अति योग या अयोग हो जाए, उससे भी क्या होगा, पांडु होगा। क्योंकि वही कॉन्सेप्ट आएगा अग्निमांद्य और वो सारा अभी पढ़ेंगे अपन। और स्पेशली स्पेसिफिक है मृतिका सेवन से। मृतिका सेवन से कौन सा पांडु होगा, मृतिका भक्षण पांडु होगा। ठीक है, और विहारज निदान क्या हो सकते हैं इसमें, विहारज निदान में अति व्यवाय से, दिवाशयन से, वही अति व्यवाय थी मैं बाद में रिपीट हो गया, वेग धारण से और पंच कर्म का विषम योग करने से। सबसे क्या होगा, त्रिदोष का प्रकोप होगा। त्रिदोष का प्रकोप होगा तो आगे जाके हो सकता है वैसी संप्राप्ति चले जिससे पांडु उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग निदान इसके, सबके आपको अपने अकॉर्डिंग ही निदान पढ़ने हैं। हम पढ़ेंगे सबका, लेकिन याद आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। ठीक है, फिर है इसका पूर्व रूप। पूर्व रूप क्या रहता है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के अंदर। हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेद अभाव श्रमस्तथा। यानी कि क्या होगा, पाल्पिटेशन होगा सबसे ज्यादा। क्योंकि पांडु कौन सा प्रदोषज विकार है, आपने धातु प्रदोषज विकार पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाए हैं आपको। पांडु जो है वो रस प्रदोषज विकार है। तो रस धातु इसके अंदर विकृत होती है और हम
पिछली क्लासों में भी बात कर चुके हैं कि रस धातु का मेन स्थान क्या है, हृदय है, और इसलिए रस की विकृति होने से पाल्पिटेशन ज़्यादा होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हृदय स्पंदन वहाँ देखने को आपको मिलेगा। स्वेद का अभाव मिलेगा। स्वेद का अभाव क्यों? स्रोतोरुष्टि होने के कारण क्या रहेगा? स्वेद का अभाव होगा, शरीर में रुक्षता रहेगी, और ये पूर्व रूप है। पूर्व रूप इसके 4 ही हैं, इसीलिए आप यहाँ पे तुक्का नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए इसका पूर्व रूप आपको सभी को स्पेसिफिकली याद होना ही चाहिए, भले ही हिंदी में हो लेकिन होना चाहिए। क्योंकि जैसे अर्श के पूर्व रूप आए तो अर्श के पूर्व रूप तो बहुत है, राजक्षमा के पूर्व रूप बहुत है, आप कुछ भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते, पूर्व रूप ही 4 है। उसी तरीके से जैसे हम इक्का पढ़ेंगे, इक्का के 3 ही पूर्व रूप है, ठीक है। तो जिनके गिने चुने पूर्व रूप हैं आपको उनके पूर्व रूप याद रखने ही हैं। और क्या होगा? श्रम, बिना कारण ही इसको क्या हो जाएगी? थकावट होने लगेगी। क्यों? क्या हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर रक्त की कमी हो रही है धीरे धीरे। क्यों हो रही है रक्त की कमी? कि रस धातु है ही नहीं, रस धातु विकृत है, इसलिए रक्त नहीं बन रहा है। और जब बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो व्यक्ति एनर्जेटिक रहेगा क्या? नहीं रहेगा, बहुत जल्दी थक जाएगा। तो क्या होगा? बिना कारण ही ये थक जाएगा, ठीक है। ये थे इसके पूर्व रूप। फिर बात करें इसकी संप्राप्ति की। संप्राप्ति में क्या है? जो भी आपने निदान अभी पढ़ा उनका सेवन किया, तो निदान क्या रहे? दोषा पित्त प्रधानस्तु यस्य कुप्पन्तु धातुष। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर ही लिख लेना यहाँ पे कि पांडु क्या है? पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि है। तो आपने पित्त प्रधान निदानों का सेवन किया, उससे पित्त प्रधान त्रिदोष का प्रकोप हुआ। वो तीनों दोष कुपित होकर के कहाँ गए? देखो, दोष तो हर रोग में कुपित होगा, चाहे वो गुल्म हो, चाहे तिरंग हो, उपदंश हो, मूत्रकृक्ष हो, मूत्राघात हो, कोई भी रोग हो, हर रोग के अंदर दोष प्रकोप होगा। लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि इन दोष प्रकोप से कौन सा रोग होने वाला है? वो उसकी संप्राप्तीय साइकिल पर डिपेंड करता है कि वो दोष कुपित होकर के कौन से स्थान में जाने वाले हैं, ठीक है। यही त्रिदोष कुपित होकर के अगर मान लीजिए घुटने में आके चले जाए तो संधिवात हो जाएगा। यही त्रिदोष कुपित होकर के रक्त में चले जाए तो वात रक्त हो जाएगा। यही त्रिदोष कुपित होकर के अगर त्वचा और मांस के बीच में आ गए तो इसकी जो पूरी की पूरी पैथोलॉजी है वो किसकी बनेगी? पांडु की बनेगी। तो पित्त प्रधान त्रिदोष कुपित हुए, त्वचा और मांस के बीच में जाके उन्होंने अपना जो है स्थान बना लिया, घर बना लिया, स्थान संशय चल रहा है। यहाँ त्वचा और मांस के बीच में ही जाके उसकी दोष दूषित समूर्छना चलेगी। सब कुछ काम त्वचा और मांस के बीच में ही चल रहा है। त्वचा और मांस के बीच में जाके उसने स्थान संशय किया दोषों ने, तो ये जो दोष है वो और किसको कुपित करेंगे और किसको दूषित करेंगे? कफ को, यानी कि तीनों दोष। वात का पित्त तो दूषित है ही, रक्त को दूषित करेगा और मांस को दूषित करेगा। इन 4 चीजों को ये जाके यहाँ पे दूषित करते हैं। जैसे ही ये सारा का सारा एक साथ दूषित होगा, त्वचा का डिस्कलरेशन हो जाएगा, स्किन उसकी पांडु वर्ण की हो जाएगी, और पांडु वर्ण की हो गई यानी कि व्यक्ति को पांडु हो गया। तो इस तरीके से इसकी पूरी जो है पैथोलॉजी चलती है। इसी को आप पांडु की क्या बोलोगे? संप्राप्ति कहोगे। फिर बात करते हैं इसके लक्षण की। लक्षण क्या है? एक लाइन में आपको 5 ही लक्षण मेन याद रखने हैं इसके। सो अल्प रक्तो मेदस्को निसार शिथिलेंद्रिय। क्या है? रस धातु नहीं है क्योंकि रस प्रदोषज विकार है। रस धातु नहीं है, रक्त नहीं बनेगा, इसलिए रक्ताल्पता हो जाएगी। निसारता, आगे धातुएं नहीं बनेंगी, ओज नहीं बनेगा तो व्यक्ति के अंदर सार नहीं बनेगा। और क्या होगा? अल्पमेध, वही आगे की धातुएं प्रॉपर नहीं बन रही तो ना तो मांस बनेगा ना मेद बनेगा। अब जब कुछ ही नहीं बनेगा तो मेद भी कहाँ से आएगा? और इंद्रियों में क्या आ जाएगी? शिथिलता। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि रक्त की कमी हो गई। हर चीज को ब्लड सप्लाई टाइम टू टाइम प्रॉपर चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, इसलिए इंद्रियों में शिथिलता रहेगी। तो ये 4 मेन लक्षण तो आपको याद रखने ही रखने हैं। उसके अलावा क्या है? अक्षी कूट में क्या हो जाएगा? शोथ हो जाएगा। यहाँ पे आई, जो आई ऑर्बिट है उसमें एडिमा आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, इसीलिए ब्लड वॉल्यूम जो है इम्बैलेंस हो जाएगा, और उसकी वजह से इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, इसलिए आपको एक अक्षी कूट में शोथ देखने को मिलेगा। और क्या होगा? हेयर फॉल होगा। हेयर फॉल जिसको आप क्षीण लोम कह सकते हो, वो भी क्यों होगा? देखा होगा आपने, मेनली जिन पेशेंट्स के अंदर, कई फीमेल पेशेंट्स होती हैं एक्चुअली, उनके अंदर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है,
तो उनका आपको सबसे पहले सीबीसी करा के हीमोग्लोबिन चेक करना होता है, क्योंकि जो बाल झड़ने का मेन कारण है वो यही रहता है, क्योंकि सप्लाई प्रॉपर नहीं है, हर चीज़ को सप्लाई चाहिए, ब्लड सप्लाई चाहिए, नहीं मिल रहा है, एनीमिक है, तो क्या होगा, हेयर फॉल होगा। शिशिर द्वेषी, क्योंकि जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, वार्म होता है, ठीक है, तो वो क्या है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करेगा, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगा, तो यहाँ पे जो अब एक चीज़ याद रखनी है, शिशिर द्वेषी, ठंड को सहन नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि ब्लड कम है, उसकी होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं हो पा रही है, इसलिए उसका बॉडी का जो टेम्परेचर रहेगा वो ऑलरेडी डाउन रहता है, तो आप उसको एसी में बिठा दोगे या किसी हिल स्टेशन पर ले जाओगे तो वो उस ठंड को सहन नहीं कर पाएगा। क्लियर बात। फिर आता है कर्णस्वेद। कर्णस्वेद क्यों होता है, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर वात का प्रकोप रहेगा, वात के प्रकोप के कारण ये जो वायु है वो ऊपर की ओर आएगी, और यूस्ट्रेकियन ट्यूब जो होता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है अपने मिडिल ईयर के साथ, तो वायु जो होता है यूस्ट्रेकियन ट्यूब से होकर मिडिल ईयर में जाएगी और वहाँ पे आवाज उत्पन्न करेगी, जिसको आप टिनिटस भी कहते हो। कर्णस्वेद देखने को यहाँ पे मिलेगा एनीमिक पेशेंट के अंदर। फिर उसके बाद अति निद्रा, क्योंकि ये टायर्ड रहता है, बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सोएगा। हत नाल, हत हत अनल, हत अनल का यानी कि उसकी अग्नि क्या मिलेगी आपको, मांद्य मिलेगी, बार बार वो थूकेगा, पिंड को उद्वेष्टन होगा, पिंडलियों में ऐंठन होगी, ठीक है, और क्या होगा, ज्वर, श्वास भ्रम, और भी उसको कई सारे रोग हो सकते हैं। तो जो भी आपको इसके अंदर से लक्षण याद हो जाए इजीली, जैसा मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस अकॉर्डिंग, तो आप इनको याद रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं इसके भेद। भेद हैं इसके 5, पांडु खत्म करके ही हम क्लास फिनिश करेंगे, थोड़ी सी देर में हो जाएगा। भेद हैं इसके 5, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और मृत्तिका भक्षण। वातज के भेद के लक्षण में देखो, आपको अलग से ज़्यादा याद नहीं करने हैं, जो वात के मेन कैरेक्टर होते हैं, मेन लक्षण होते हैं, सिम्टम होते हैं, वही आपको याद करने हैं। तो वायु का मेन काम क्या होता है, शूल करना, ठीक है, विबंध करना, ये मेन काम होते हैं, तो वही आप यहाँ पे लिख दीजिए। क्या होगा, वातज जो पांडु होगा उसमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, अंगमर्द होगा, कंपन होगा, वायु यही काम करा सकती है वायु में, और क्या है, विबंध कर देगी, शरीर में शूल होगा, त्वचा, नेत्र, मल मूत्र, इन सभी का वर्ण जो है वो कैसा हो जाएगा, कृष्ण अरुण वर्णी। क्योंकि आज के बाद हमेशा आप याद रखिए, या आपने मेरी कभी पैथोलॉजी की क्लास ली होगी तो वहां भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया होगा कि जो वातज कोई भी रोग होने वाला है और उसकी वजह से अगर शरीर में वर्ण आता है तो अरुण वर्ण हमेशा वायु के साथ जाता है। पित्त के साथ सारे मल्टी कलर जाते हैं, हरे, पीले, नीले, लाल, जितने भी काले वाले आपको जितना भी आता हो। और श्वेत और पांडु हमेशा किसके साथ जाता है, कफ के साथ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आज के बाद हमेशा याद रखना, केसी में आगे बहुत काम आएगा। जितने भी वातज भेद होंगे उनमें अगर किसी का वर्ण प्रकट हो रहा है तो अरुण होगा, पित्त में सारे मल्टी कलर आएंगे और कफ में श्वेत और पांडु रहेंगे। तो यहाँ भी पांडु में क्या होता है, डिस्कलरेशन हो रहा है, तो त्वचा, नेत्र, मल मूत्र सबका वर्ण कैसा हो जाएगा, कृष्ण अरुण वर्णी हो जाएगा, और वायु के कारण शरीर में क्या होगी, रुक्षता बढ़ जाएगी। उसी तरीके से पित्त की अगर बात करें तो पित्त में पीलापन आ जाएगा, और भी हरा भरा लिख सकते हो आप, तो त्वचा, नेत्र, मल मूत्र सारे पीले हो जाएंगे, पित्त बढ़ेगा इसीलिए शरीर में दाह बढ़ जाएगा, पित्त बढ़े हुए पित्त के कारण तृष्णा ज्यादा लगेगी। और यहाँ पे बस उल्टा हो जाता है, जैसे अभी हमने सामान्य लक्षण में शिशिर द्वेषी पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि वहां पर त्रिदोष थे, तीनों के अकॉर्डिंग अपन को लेके चलना था, लेकिन यहाँ पर चूंकि पित्तज जो पांडु है वहाँ पित्त ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पे उस व्यक्ति को ठंडा खाने पीने की इच्छा ज्यादा होती है बजाय गर्म खाने की। बाकी वातज हो, कफज हो या दूसरा मृतिका भक्षण हो, वहां पे उसको हमेशा ठंड ही लगेगी, लेकिन पित्तज वाले को गर्मी ज्यादा लगेगी, इसीलिए शीतकामिता रहेगा। और क्या होगा, भिन्न वर्ज, उसको क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, अतिसार हो जाएगा, बढ़े हुए पित्त के सरगुण के कारण। पित्त में एक सरगुण होता है जिसकी वजह से उसको क्या हो जाएगा, अतिसार हो जाएगा। फिर बात करें कफ की, तो वही मल मूत्र, नेत्र, इन सबका क्या हो जाएगा, श्वेतवर्णी हो जाएंगे ये। उष्ण कामिता होगी, क्योंकि कफ तो ऑलरेडी ठंडे नेचर का है, प्लस एनीमिक है तो और ज्यादा वो उसको ऐसे होगा, गरम गरम चीजें खाने को मिले। कफ के कारण इन्फ्लेमेशन होगा, गुरुता तंद्रा, जो भी कफ के सामान्य लक्षण है केवल आपको वही लिखने हैं, अलग से इसमें कुछ मेंशन नहीं करना है। ठीक, फिर आता है मृत्तिका भक्षण। अगर अलग से क्वेश्चन पूछेगा तो केवल यहाँ से भी आपसे पूछ सकता है
तो मृतिका भक्षण जन्य पांडु को डिटेल में विस्तार में वर्णन कीजिए ऐसे करके। तो देखिए इसकी संप्राप्ति की बात करते हैं कि कोई पेशेंट है, छोटा बच्चा है, कोई भी है जो मिट्टी का सेवन करता है। अब डिपेंड करता है कि वो कैसी मिट्टी का सेवन करता है, कसाय मृतिका का सेवन कर रहा है या ऊसर का कर रहा है या मधुर का कर रहा है। अगर कसाय का सेवन कर रहा होगा तो वात का प्रकोप होगा, ऊसर का करेगा तो पित्त का प्रकोप होगा और मधुर का करेगा तो कफ का प्रकोप होगा। कोई भी मिट्टी का सेवन इनमें से कर रहा हो वो, ठीक है, या तीनों का ही कर रहा है, हम तो ये मान के चलते हैं कि तीनों का ही कर रहा है, तो उसके अंदर त्रिदोष का प्रकोप होगा। प्लस जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, रुक्ष होती है। मिट्टी हमेशा सूखी होती है, उसको तो पानी डाल के गीला किया जाता है। तो मृतिका के अंदर कैसा गुण होता है, रुक्ष गुण होता है। इस रुक्ष गुण के कारण क्या होता है, और त्रिदोष प्रकोप के कारण पहली बात तो अपनी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो मिट्टी को पचा सके। मिट्टी का डाइजेशन बॉडी में नहीं होता है, इसीलिए मिट्टी जो है पेट में ही, आमाशय में ही पड़ी रहती है, उसका डाइजेशन नहीं होगा, अविपाक की कंडीशन रहती है। अब वो पड़ी रहेगी तो सभी जगह रास्ता ब्लॉक करेगी कि नहीं। जैसे आपने जनरली देखा होगा कि कहीं बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है, कोई नाली वाली में कोई बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है, तो आप मिट्टी डालते हो कि नहीं डालते, क्योंकि मिट्टी ब्लॉक करने का काम करती है। ठीक है, उसी तरीके से शरीर में भी मिट्टी क्या करेगी, जो अपने स्रोतस हैं, जो चैनल है, उनका क्या कर देगी, अवरोध कर देगी। जैसे ही स्रोतसों का अवरोध हो जाएगा, तो स्रोतस ही क्या है, अपनी धातु है, कि जैसे रस से रक्त बन रहा है, रक्त से मांस बन रहा है। तो सारे स्रोतस जब अवरोध हो जाएंगे तो धातुओं का पोषण, यानी कि एक धातु से दूसरी धातु का निर्माण नहीं होगा। और जब धातु का निर्माण नहीं होगा, यानी कि मान लो रक्त नहीं बन रहा, मांस नहीं बन रहा, मेद नहीं बन रहा, शुक्र नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, तो वापस से वही वात का प्रकोप, दोष प्रकोप होगा। और उस कारण से धातुएं अगर शरीर में नहीं बन रही हैं तो उसके इंद्रियों के बल का नाश हो जाएगा, बल वर्ण ओज का नाश हो जाएगा, क्योंकि ओज भी तो तभी बनेगा जब सारी धातुएं बनेगी, और शरीर की अग्नि मांद्य हो जाएगी, ओज का क्षय हो जाएगा और मृतिका भक्षण जन्य पांडु की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये संप्राप्ति आपको अच्छे से याद रखनी है, इसकी क्या कॉन्सेप्ट है वो भी सारा आपको याद रखना है। फिर बात करें इसके लक्षण की, लक्षण वही सेम रहने वाले जो हमने पढ़ा था, कि वो यही ऑर्बिट में इन्फ्लामेशन होगा, एडिमा होगी, भ्रू में, गंड में, नाभि में, मूत्रेंद्रिय में, शम में क्या होगा, शोथ होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है मिट्टी की वजह से, इसलिए सारा का सारा जो फ्लूइड है, जो सर्कुलेट हो रहा है, प्लाज्मा जो फ्लूइड है वो सर्कुलेट हो रहा है, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा सभी के में। तो इन पर्टिकुलर एरियाज में क्या होगा, इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। मिट्टी खा रहा है, मिट्टी पेट में जा रही है, और मिट्टी में अगर कीड़े हैं तो पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, उदर क्रमी देखने को मिल सकते हैं। मिट्टी का डाइजेशन नहीं होगा, अग्नि को मांद कर देगी, तो वहाँ पे अतिसार हो सकता है। और अगर उसको मल आ भी रहा है तो वो कफ रक्त मिश्रित मल आएगा, क्योंकि ये जो कृमि है वो म्यूकस मेम्ब्रेन को जो है डैमेज करना शुरू कर देंगे, इसीलिए कफ रक्त मिश्रित क्या आएगा, उसको व्यक्ति को मल आएगा और ओज का क्षय हो जाएगा, उस व्यक्ति की अग्नि मांद्य हो जाएगी। तो ये जो लक्षण है वो अलग से हैं मृतिका भक्षण पांडु के, ये वाले आपको याद रखने हैं। फिर बात करें असाध्य पांडु कौन सा होगा, तो असाध्य पांडु कौन सा होता है, जो पांडु बहुत टाइम पुराना हो, जैसे 10-12 साल हो गए, ठीक है, जिसमें लंबे टाइम तक जो है बद्ध अल्प विड की कंडीशन मिले, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, विबंध बहुत लंबे टाइम से है, वो भी पांडु एक टाइम बाद असाध्य हो जाता है। खरीभूतता, खरीभूतता का मतलब है जिसमें टिश्यू डैमेज होने लग जाए, क्योंकि अगर पेशेंट जो है वो एनीमिक है, एनीमिया है पेशेंट को, तो प्रॉपर जो टिश्यू है उनकी सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो धीरे धीरे बॉडी के सारे जो टिश्यू हैं वो डैमेज होने लग जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ को, हर बॉडी के अंदर जितना भी सिस्टम है, हर चीज़ को टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए, नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे उनकी नेक्रोसिस शुरू हो जाएगी। तो अगर टिश्यू डैमेज होने लग गया है तो भी पांडु कैसा होगा, असाध्य होगा। ठीक है, अगर उसको अतिसार लंबे टाइम तक कफ रहित कफ आ रहा है, रहित नहीं, कफ के साथ अगर उसको अतिसार आ रहा है तो भी क्या होगा, असाध्य होगा। शोथ बहुत ज़्यादा है, पांडु संघातदर्शी, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है, यानी कि जो एनीमिक पेशेंट होता है अगर उसको बहुत टाइम हो गया तो वो सारी चीज़ों को, उसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उनका कलर कैसा भी हो, सभी वस्तुओं को पीले वर्ण की देखता है, या तो सारी वस्तुएं उसको सफ़ेद दिखाई देंगी या पीली दिखाई देंगी। तो अगर उसकी आंखों से उसको हर चीज़ सफ़ेद पीली दिखाई देने लग गई है
तो समझ लीजिए कि सल्टेगा, बचेगा नहीं, मरेगा। ठीक है, और उसको हाई फीवर हो तो भी क्या होगा, व्यक्ति का जो पांडु होगा वो असाध्य होगा। तो ये जो था, ये तो मेन था पांडु अपना। अब मेन जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे मेन जो पूछा जाता है वो है चिकित्सा सूत्र का। इसकी बात और कर लेते हैं। बहुत इजी सा चिकित्सा सूत्र है इसका। कोशिश कीजिएगा कि इसका कोटेशन आपको याद हो जाए, एक ही लाइन का है। एक सेकंड, क्या है इसका कोटेशन? तत्र पांडव आमयी स्निग्धई तीक्ष्णई ऊर्ध्व अनुलोमिकई। इतना सा ही चिकित्सा सूत्र पांडु का। ये वाला तो चिकित्सा सूत्र कामला का है, जो कामला में बात कर लेंगे। ठीक है, पहले हम पांडु की बात करते हैं। पांडु का चिकित्सा सूत्र में पहला पॉइंट आपको निदान परिवर्जन लिखना है। क्या है मेन इसका चिकित्सा सूत्र? स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोम की। इसमें जो वमन विरेचन आप करवाओगे ना, वो कैसा होना चाहिए? स्निग्ध और तीक्ष्ण वमन विरेचन का आपको प्रयोग करना है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप मृत्तिका भक्षण पांडु की चिकित्सा कर रहे हैं तो मिट्टी का पाचन नहीं हुआ है, उसको निकालने की, जैसे किसी जगह मिट्टी फंसी हुई है, मिट्टी का ढेर फंसा हुआ है, तो आप उसमें मग से पानी डाल के मिट्टी को बहा सकते हो क्या? नहीं, आपको पाइप से तेज प्रेशर देना पड़ेगा ना। बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा कि मिट्टी शरीर में जमा है तो उसको मृदु विरेचन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मृदु विरेचन की औषध आएंगी, अपने आप निकल जाएंगी। मिट्टी को बहाने के लिए शरीर से आमाशय में जो मिट्टी पड़ी है उसको नीचे तक या ऊपर तक लाने के लिए आपको तीक्ष्ण औषध का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, एक तो चिकित्सा सूत्र याद रखना है कि वमन विरेचन कैसा दे रहे हो, स्निग्ध और तीक्ष्ण। वहीं हम कामला में बात करेंगे, वहाँ कैसा वमन विरेचन देना होता है, संशोधन कैसा देना होता है, मृदु, तो वो वहाँ बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अब आप लिखोगे कैसे, बिल्कुल इसी तरीके से निदान परिवर्जन कराओ। जैसे बच्चा मिट्टी खा रहा है तो मिट्टी खाना उसका बंद करवाओ। फिर पांडु से शरीर रुक्ष हो रहा था तो उसका स्नेहन कराना है। और वैसे भी आप यहाँ पर संशोधन का प्रयोग करने वाले हो तो संशोधन से पहले तो आपको स्नेहन स्वेदन कराना ही कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्ति का आपने स्नेहन कराया, फिर उसके बाद उसको तीक्ष्ण वमन विरेचन दिया। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, एनीमिक है, रक्त की कमी हो रही है, इसीलिए पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था कि ब्लड लिया और डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया। पहले ऐसा नहीं था। पहले बॉडी में ब्लड इंजेक्ट कराने का एक ही तरीका था, या तो रक्त का पान कराते थे या तो मुंह से रक्त को पिलाया। ठीक है, आजकल तो डोनेशन चल गया है, पहले नहीं था। या फिर उसको क्या देते हैं, रक्त की बस्ती देते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि पांडु में रक्त की बस्ती दी जाती है। और कौन से रक्त की बस्ती दे सकते हैं? अजाके रक्त की बस्ती आप यहाँ पर दे सकते हो। इन सभी कर्मों के द्वारा उसके दोषों को आपको क्या करना है, शरीर से बाहर निकालना है। वमन विरेचन से जो भी मिट्टी वगैरह या जो कचरा उसके शरीर में भर रहा है उसको बाहर निकालो। फिर आपको शमन चिकित्सा लिखनी है। शमन चिकित्सा में क्या करोगे, अगर व्यक्ति को वातज पांडु है, याद रखना है वातज पांडु में, हिंदी में याद रख लेना, वातज पांडु में हमेशा रुक्षता रहेगी, इसलिए स्नेहन कराओगे। पित्तज पांडु में पित्त शमन के लिए तिक्त रस और शीत वीर्य औषध का प्रयोग करना है। और कफज पांडु में कफ शमन के लिए कटु तिक्त रस और उष्ण वीर्य औषध का प्रयोग करना है। और अगर सन्निपातज पांडु है तो उसमें आपको मिश्रित चिकित्सा करनी है। तो ये जो वाला संशमन चिकित्सा है वो स्पेसिफिकली आपको पांडु के लिए याद रखनी है। क्यों बोला है मैंने, क्योंकि अगर आपको याद नहीं रहा तो वातज में आपने मान लो स्नेहन लिख दिया, लेकिन पित्त में आप यहाँ विरेचन लिख आओगे, नहीं आपको याद रहेगा, या फिर और कुछ लिख दोगे, तो आपको यही वाला याद रखना है मेनली। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही सेम मैं शमन चिकित्सा का सूत्र आपको उन्माद के अंदर बताऊंगी, तब मैं आपसे पांडु वाला पूछूंगी, देखते हैं कितने लोगों को याद रहता है। तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, और अगर मृत्तिका भक्षण जन पांडु है तो सबसे पहले तो मिट्टी खाना बंद करवाओ। फिर पेट में जो कीड़े भर गए हैं उनका उपचार करवाओ। और उसके शरीर में मिट्टी की वजह से जो रुक्षता, जो उसकी इंद्रियों का, ओज का, बल का जो नाश हो रखा था, उसको बढ़ाने के लिए आप बल्य घृतों का प्रयोग कर सकते हो। ठीक बात। फिर है इसका वही सेम पैटर्न, संशोधन चिकित्सा में आपने घी का प्रयोग किया, तो कौन कौन से घी इंपॉर्टेंट है आपने पढ़े भी होंगे चरक चिकित्सा के अंदर, पांडु वाले अध्याय के अंदर। इसमें आभ्यंतर स्नेहन के लिए हम कौन से घृत का प्रयोग करते हैं? बहुत घृत हैं, आपको याद भी होंगे, मुझे पक्का पता है आपको याद होंगे इनमें से। तो जो मैंने यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं, अगर वो भी आपको याद है तो वो भी आप यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, तो पथ्याघृत,
दाड़िम घृत, ये सारे रोगाधिकार पांडु के ही हैं। वहीं से उठाया गया है, सारा का सारा चरक चिकित्सा से ही लिखा गया है। बस फर्क इतना है कि समराइज करके लिखा हुआ है। तो पथ्याघृत, दाड़िम घृत, कटुकाद्य घृत, द्राक्षा घृत, व्योषाद्य घृत, ये तो घृतों का यूज करोगे आप आभ्यंतर स्नेहन के लिए। फिर आपको वमन कर्म करवाना है, क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पे आपको संशोधन कैसा कराना है, तीक्ष्ण कराना है। तो तीक्ष्ण वमन कर्म कराने के लिए क्या करोगे, मृत्तिका भक्षिंजन पांडु में और कफज पांडु में आपको कटु तिक्त रस युक्त उष्ण वीर्य औषधियों से तीक्ष्ण वमन कराना है। अब एक बात सुनिए, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो ये लाइनें कट कर देना, आपको कुछ नहीं लिखना, केवल ये घी याद रखने हैं। फिर डायरेक्ट लिखना तीक्ष्ण वमन कर्म करवाएंगे, फिर डायरेक्ट लिखना तीक्ष्ण विरेचन कर्म करवाएंगे। अगर फिर भी आपको पढ़ना है तो विरेचन किससे कराना है, निषोध से, हरित की चूर्ण से करा सकते हो, लेकिन इनकी जरूरत नहीं है। एग्जाम में इतना लिख नहीं पाते हैं, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है इतना एग्जाम में लिख ही नहीं पाते, टाइम ही नहीं मिलता है। तो डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी आपके मार्क्स कोई भी नहीं काटेगा, ठीक है। रक्त की बस्ती देनी है आपको, आजार रक्त की बस्ती दे सकते हो, क्योंकि रक्त का क्षय हो रखा है, एनीमिया है, तो रक्त की बस्ती दे सकते हो। फिर बात करें इसकी शमन चिकित्सा में, शमन चिकित्सा में सबसे पहले तो रस आते हैं। पुनर्नवा मंडूर है, नवायस लो है, इंपॉर्टेंट है, नवायस लो तो जरूर लिखना है, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। धात्री लो है, लो भस्म है, शंख भस्म, और तो जितने भी आपको याद रहे, लेकिन ये दो तो आपको याद रखने ही रखने हैं, पुनर्नवा मंडूर और नवायस लो। फिर आती है वटी, वटी में मंडूर वटक लिख सकते हो, आरोग्यवर्धन ही लिख सकते हो, तक्रवटी, अभ्यावटी, जो भी आपको याद हो, दो दो याद रख लेना बहुत है। फिर क्वाथ आता है, पुनर्नवा अष्टक और फल त्रिकादि। चूर्ण में त्रिफला आमलकी। अब देखिए, आपको किसी भी रोग का चूर्ण याद नहीं आ रहा है ना, तो त्रिफला आप हर रोग में लिख सकते हो, याद रख लेना। त्रिफला आप हर रोग में लिख सकते हो। अगर आपको एग्जाम में चूर्ण का नाम आप भूल चुके हो, कौन सा था नहीं याद है, तो त्रिफला आपको फिर लिख के ही आना है, खाली नहीं छोड़ना है। उसी तरीके से आसव की बात करें तो द्राक्षा आसव, क्योंकि ये सारे क्या होंगे, बल्य होंगे। विडंगा अरिष्ट जो है, मृत्तिका भक्षण वाले जो कीड़े हैं उनको बाहर निकालेगा। पुनर्नवा आसव जो है, उसका जो है नई सेल का फॉर्मेशन करवाएगा। कुमार्य आसव बल्य होगा, तो ये सारे आसव का आप प्रयोग कर सकते हो। अवलेय में द्राक्षा अवलेय जो है, दार्व्यादि अवलेय दे सकते हो। घृत में रोहितक घृत दे सकते हैं, क्योंकि क्या हो रखा है, धीरे धीरे इसको स्प्लीनोमेगैली भी होगी। अगर लंबे टाइम तक एनीमिया रहा तो स्प्लीनोमेगैली भी होगी, तो रोहितक घृत का प्रयोग कर सकते हो, महातिक्तक घृत का प्रयोग कर सकते हो। ये सारा क्या करेगा, पित्त का शमन करेगा, ठीक बात। फिर रसायन में आप योगराज रसायन, त्रिफला रसायन, आमलकी रसायन, जो भी आपको याद हो वो यहाँ से आप लिख सकते हो। फिर है इसका चिकित्सा पत्र, वही सेम पैटर्न, प्रातः सायं आपको योग बना के देना है। अब योग में पांडु के लिए पांडु के अकॉर्डिंग ही तो बनाओगे। यहाँ पे पांडु में आप विषम ज्वरान तक तो लिखने से रहे, वो थोड़ी लिखोगे। पांडु के जो योग हैं, जैसे पुनर्नवा मंडूर है, नवायस लोभ है, प्रवाल पिष्टि है, शंख भस्म में, एक योग तो इनका बना दो और इसको मधु के अनुपान से दे दो। दूसरा योग, भोजन के बाद आपको चूर्ण या फिर आसव और इसका प्रयोग कराना होता है, ठीक है। तो भोजनोत्तर आप लोह आसव भी दे सकते हो, ठीक है, या फिर आंवले की चूर्ण या त्रिफला चूर्ण दे सकते हो। वटी में आपको यहाँ से जो भी वटी का नाम मंडूर वटक आ रहा है, आभ्या वटी आ रही है, आरोग्यवर्धनी, जो भी याद आ रहा है वो आप लिख दीजिए। और एक बल्य औषध आपको लिखनी है, क्योंकि पांडु में बल का नाश हो रखा है, इसीलिए एक आपको द्राक्षावली लिखना होगा। और विरेचन कराने के लिए, क्योंकि पांडु में पित्त ज्यादा है, तो बड़े हुए पित्त को बाहर निकालने के लिए रात्रि में एक आपको हरित की चूर्ण या कोई भी पंच सकार लिख सकते हो, या फिर जो है वो कौन सा बोलते हैं उसको, एरंड भ्रष्ट हरित की, वो भी आप लिख सकते हो। तो हर एक डिजीज में आपको रात्रि के अंदर एक विरेचक चूर्ण जरूर लिखना है, क्योंकि सभी डिजीज में अग्नि मांगे रहती है, विबंध की कंडीशन मिलेगी आपको। तो हर डिजीज में रात्रि में आपको एक चूर्ण लिखना ही लिखना है। और चूर्ण कैसा होना चाहिए, विरेचक होना चाहिए। और ये तो बात आपको पता ही है कि विरेचक औषधियों का प्रयोग या विरेचक चूर्ण जैसे नॉर्मली हम कराते हैं, उनका प्रयोग रात्रि में ही किया जाता है। और बाद में पथ्य पथ्य का सेवन आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका पांडु कंप्लीट, समझ में आया।